नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय ब्रह्मांड का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत क्या है, आकाश गंगाएं क्या है, तारे, ग्रह, उपग्रह, निहारिका एवं अन्य खगोलिक पिंड, सौरमंडल की संरचना एवं उसकी विशेषताएं, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। तो यह अध्याय आगे के आने वाले सभी भौतिक भूगोल के विषयों की आधारशिला है तथा यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो देखिए, यूनिवर्स यह हमारा क्या कहते हैं कि देखते हैं यूनिवर्स। तो देखिए, यह जो सुबह आईएएस एकेडमी की द्वारा बनाई गई नोट्स है, यह तो यूपीएससी पीसीएस के लिए प्री और मेंस दोनों को कवर करेगी। और यहाँ पे देखिए, क्लास नोट्स बाय खुशबू मैम। और यह हमारा चैप्टर 1 है, ब्रह्मांड। तो आज हम ब्रह्मांड को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय देखते हैं कि जिस अनंत, असीमित और विशाल विस्तार से आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, गैस, धूल, कण आदि सभी खगोलीय पिंड स्थित है, उसे ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिस अनंत, असीमित और विशाल विस्तार से आकाश गंगाएं, तारे बने हैं, ग्रह बने हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु, गैस, धूलकण इत्यादि सभी खगोलीय पिंड, यही जो है कि यूनिवर्स है। तो यहाँ पे इस अध्याय का हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। इस अध्याय का इम्पोर्टेंस क्या है? तो यह अध्याय ब्रह्मांड, इसकी उत्पत्ति, संरचना और विभिन्न खगोलीय पिंडों की समझने की एक आधारशिला है। और यूपीएससी, यूपीपीसीएस में परीक्षा में यह अध्याय बार बार पूछा जाता है। ब्रह्मांड को समझे बिना पृथ्वी, सौर मंडल और जीवन की उत्पत्ति को समझना कठिन है। और यह अध्याय भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी की आधारशिला है। और यहाँ पे देखिए क्या है ब्रह्मांड। तो क्या ब्रह्मांड है? ब्रह्मांड वह समस्त अस्तित्व है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, समय, अंतरिक्ष तथा सभी खगोलीय पिंड सम्मिलित है। सभी खगोलीय पिंड सम्मिलित है, वही हमारा ब्रह्मांड है। तो इस चैप्टर का जो रोड मैप है, इसको हम समझ लेते हैं। इस चैप्टर का क्या रोड मैप है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी जो थी, महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत के प्रमाण और सीमाएं, ब्रह्मांड की संरचना, आकाश गंगाएं, हमारी आकाश गंगाएं जैसे कि मंदाकिनी, मिल्की वे, तारे, नक्षत्र और तारों का जीवन चक्र, विभिन्न खगोलीय पिंड, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, और जो नेबुला है, और ब्लैक होल, पल्सर, क्वाकसर, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, खगोलीय दूरी और इकाइयां, और इसके बाद सारांश। तो इतने सारी चीजें, हम इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे ब्रह्मांड चैप्टर के अंतर्गत। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2-3 बार आपको ब्रह्मांड समझा दिया गया है, हालांकि फिर से देख लेते हैं कि ब्रह्मांड एक अनंत जो है कि निरंतर विस्तृत हो रही भौतिक सत्ता है। इसमें अरबों आकाश गंगाएं, खरबों तारे और अनगिनत खगोलीय पिंड शामिल है ब्रह्मांड में। इसका कोई निश्चित केंद्र नहीं है और यह सभी दिशाओं में समान रूप से विस्तृत है। याद रखिए कि वर्तमान वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर। अभी तक हम सब ने देखा यहाँ पे
जो सिद्धांत है, सॉरी, ब्रह्मांड के अंतर्गत जो सबसे पहला जो जानने का स्रोत मिला था, सबसे पहले हम जानते हैं जो बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। तो इसमें एक कहा क्या बात कही गई थी, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हबल जो थे, हबल एक वैज्ञानिक थे। हब्बल के नियम के अनुसार जो अधिकांश आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। हब्बल के नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि जो अधिकांश आकाश गंगाएं हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जितनी अधिक दूर आकाश गंगाएं होती हैं उनकी दूर जाने की गति यानी रिसेशन वेलोसिटी उतनी ही अधिक होती है। यानी जितनी अधिक दूर गंगाएं एक दूसरे से होती हैं, आकाश गंगाएं जैसे दूर होती हैं, तो क्या होता है कि उनके दूर जाने की गति, रिसेशन जो वेलोसिटी होती है उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है जो वेलोसिटी होती है। तो यह ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का प्रमुख प्रमाण है। इसे रेड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। इसे रेड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत दिया गया है हबल के द्वारा। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए दूरी को दर्शाया गया है और दूर जाने की गति को दर्शाया गया है। यहाँ पे यह ग्राफ दर्शाता है कि दूरी दूरी बढ़ने पर दूर जाने की गति जो है कि बढ़ रही है, दूर जाने की गति जो है कि बढ़ रही है। हबल का नियम क्या था कि जो बी प्रोपोर्शनल डी था, यहाँ जहां भी दूर जाने की गति है, डी उसकी दूरी है। अब अगला जो सिद्धांत है कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि, इसको देखते हैं। माइक्रोवेव पृष्ठभूमि, महाविस्फोटक के लगभग 3.8 लाख वर्ष बाद ब्रह्मांड का ताप काफी कम हो गया, जिससे फोटॉन मुक्त हुए और विकिरण अंतरिक्ष में फैल गया। विकिरण अंतरिक्ष में फैल गया महाविस्फोटक के कुछ समय बाद, यानी 3.8 लाख वर्ष बाद। तो यह विकिरण आज भी लगभग सभी दिशाओं में लगभग समान रूप से पाया जाता है, और इस विकिरण का औसत तापमान जो है कि 2.725 जो केल्विन है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि कहा जाता है, और यह महाविस्फोटक सिद्धांत का सबसे सशक्त प्रमाण है। यहाँ पे देखिए दिया गया है तीव्रता, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य, और यहाँ पे ब्लैक बॉडी विकिरण तापमान कितना है, 2.725 केल्विन। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखते हैं कि हल्के तत्वों की प्रचुरता थी ब्रह्मांड में। कौन कौन से हल्के तत्वों की प्रचुरता थी? तो महाविस्फोटक के कुछ मिनटों बाद ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, हीलियम तथा थोड़ी मात्रा में लिथियम बने। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम बने। तारों के बनने से पहले इन तत्वों की प्रचुरता महाविस्फोटक सिद्धांत के पूर्वानुमानों से मेल खाती है। तारों के बनने से पहले इन तत्वों की प्रचुरता जो थी महाविस्फोटक सिद्धांत के पूर्वानुमानों से मेल खाती है। इसलिए जो है कि मतलब पता चला कि हाँ, यह सिद्धांत इसी आधार पे काम करता है और ब्रह्मांड इसी आधार पे काम करता है। तो तारों के बनने से पहले महाविस्फोटक मेल खाती है, और अवलोकन व सिद्धांत लगभग समान थे दोनों के। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि अवलोकित और सैद्धांतिक प्रचुरता की तुलना कैसे की गई थी। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कि सैद्धांतिक प्रचुरता कितनी थी, 75%, और यहाँ पे अवलोकित प्रचुरता थी लगभग 74%। हीलियम की बात करें 24%, लगभग 24%, और वहीं लिथियम की बात करें तो 0.01%, और वहीं लगभग 0.1% जो है कि अवलोकित प्रचुरता थी। अगर हम एग्जाम की दृष्टिकोण से बात करें, हालांकि यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते सकते हैं कि जैसे ब्रह्मांड की आयु क्या है, 13.8 अरब वर्ष। प्रतिपादक जात लेमेत्रे 1927। महाविस्फोटक के साथ समय, अंतरिक्ष, पदार्थ एवं ऊर्जा का अस्तित्व प्रारंभ हुआ था, और क्या कहते हैं, ब्रह्मांड का आज भी निरंतर विस्तार हो रहा है। निष्कर्ष की बात करें तो उपर्युक्त सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि महाविस्फोटक यानी बिग बैंग सिद्धांत ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याख्या करता है। अब यहाँ से अगला टॉपिक शुरू होता है, आकाश गंगाएं, गैलेक्सी। गैलेक्सी, अब देखते हैं हम आकाश गंगाएं, हमारी जो गैलेक्सी।
तो परिचय देखते हैं सबसे पहले कि आकाश गंगाएं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा परस्पर बंधे हुए अरबों तारे, गैस, धूल कण, निहारिकाओं, डार्क मैटर तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक विशाल समूह है। जो आकाश गंगाएं होती हैं, उनमें बहुत सारे अरबों तारे होते हैं, गैस होती है, धूल कण होते हैं, निहारिका ग्रह होते हैं और डार्क मैटर तथा ऐसे ही अन्य जो है कि खगोलीय पिंडों का एक विशाल समूह होता है। और ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं विद्यमान है। ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं विद्यमान है। इनका आकार, आकृति, द्रव्यमान एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। इनका द्रव्यमान अलग हो सकता है, आकृति अलग हो सकती है और जो है कि एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। और यहाँ पे आकाश गंगाओं की प्रमुख प्रकार देखें तो आकाश गंगाएं कितने प्रकार की होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्पिल आकाश गंगा यानी स्पाइरल आकाश गंगा जो गैलेक्सी, सर्पिल आकाश गंगा स्पाइरल गैलेक्सी। तो चक्राकार संरचना एवं सर्पिल भुजाएं होती है। नई तारों के निर्माण की प्रक्रिया सक्रिय रहती है। हमारी मंदाकिनी इसी प्रकार की आकाश गंगा है। जो हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे जिसका नाम है, वह एक जो है कि स्पाइरल गैलेक्सी है, एक सर्पिल आकाश गंगा है। अब आगे देखते हैं दीर्घ वृत्ताकार आकाश गंगा। दीर्घ वृत्ताकार आकाश गंगाएं यानी इलिप्टिकल गैलेक्सी अंडाकार या गोलाकार दिखाई देती है। इसमें गैस व धूल कण अपेक्षा कम होती है। जो दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल गैलेक्सी है उसमें गैस एवं धूल कण अपेक्षा थोड़े कम होते हैं। नए तारों के निर्माण बहुत कम होता है। इस गैलेक्सी में नए तारों का निर्माण बहुत कम होता है। और वही देखते हैं अनियमित इरेगुलर गैलेक्सी। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। प्रायः जो अन्य आकाश गंगाओं के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण इसका स्वरूप नियमित हो जाता है जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और ये अंडाकार। कुछ पॉइंट है जिन्हें हम याद रख सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे और हमारी आकाश गंगा का प्रकार है सर्पिल आकार जैसे कि बैरेड स्पाइरल गैलेक्सी। सूर्य मंदाकिनी की ओर भुजा ओरियन आर्म में स्थित है। ये हमारी जो मंदाकिनी का व्यास है लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है और मंदाकिनी में तारों की संख्या लगभग 100 अरब से लेकर 400 अरब तक है। और याद रखिए आकाश गंगाएं जो होती हैं, आकाश गंगा क्या होती है, इसमें तारे, गैस, धूल कण, डार्क मैटर तथा अन्य खगोलीय पिंड शामिल होते हैं। जैसे कुछ तारे हो गए, गैस एवं धूल कण शामिल होते हैं, डार्क मैटर, अदृश्य पदार्थ और अन्य खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड इत्यादि जो है कि आकाश गंगा में होते हैं। निष्कर्ष देखते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि आकाश गंगाएं ब्रह्मांड की मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे, अन्य खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण सुसंगठित रूप से गतिशील रहते हैं। अब देखते हैं मंदाकिनी मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। तो मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी वह आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। मंदाकिनी वह आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। यह एक बाई सर्पिलर जो है कि आकाश गंगा है, बाई स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके केंद्र में एक बार तथा उससे निकलने वाली सर्पिल भुजाएं होती हैं। यहाँ पे चित्र में दिखा रहा है मंदाकिनी आकाश गंगा। और प्रमुख विशेषताएं क्या है मंदाकिनी की। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकार क्या है कि बाई सर्कुलर आकाश गंगा, बैरल स्पाइरल गैलेक्सी। व्यास देखते हैं डायमीटर क्या है तो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। मोटाई देखते हैं तो लगभग 1000 प्रकाश वर्ष है। और तारों की संख्या जब बनती है तो लगभग 100 से 400 अरब तक। और सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की ओरियन आर्म में स्थित है मंदाकिनी। सूर्य जो है ओरायन भुजा में मंदाकिनी के स्थित है। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र से लगभग जो है कि 26,000 से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। और देखते हैं कि जो आकाश गंगा का जो गैलेक्टिक सेंटर, आकाश गंगा का केंद्र गैलेक्टिक सेंटर, मंदाकिनी का केंद्र धनु तारा मंडल की दिशा में स्थित होती है। जो मंदाकिनी के केंद्र में होता है एक धनु तारा होता है, सैगिटेरियस। सैगिटेरियस जो है
तारामंडल की दिशा में स्थित होता है। इसके केंद्र में सैगिटेरियस ए नामक अति विशालकाय ब्लैक होल जो है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल स्थित है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग जो है कि 40 लाख यानी 4 मिलियन गुना है। 40 लाख यानी 4 मिलियन गुना है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपका। तो सैगिटेरियस ए। गैलेक्टिक वर्ष देखते हैं, तो गैलेक्टिक वर्ष देखते हैं। गैलेक्टिक वर्ष देखते हैं तो सूर्य मंदाकिनी के केंद्र की परिक्रमा करता है। सूर्य जो है मंदाकिनी के केंद्र की परिक्रमा करता है और एक परिक्रमा दूरी करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इस अवधि को गैलेक्टिक वर्ष कहा जाता है। तो परीक्षा एग्जाम फैक्ट्स को कुछ देख लेते हैं। तो क्या क्या है कि हमारी आकाश गंगाएं, प्रकार, सूर्य की स्थिति। तो हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी है, प्रकार है बाइसर्पिलर, आकाश गंगा सूर्य की स्थिति है ओरायन भुजा, ओरियन आर्म, केंद्र है सैगिटेरियस ए। गैलेक्टिक वर्ष है लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष। मंदाकिनी हमारी जो है कि गृह आकाश गंगा है जिसमें सूर्य, पृथ्वी तथा पूरा सौर मंडल स्थित है। अब आगे देखते हैं तारों का जीवन चक्र। तारों का जीवन चक्र क्या होता है? लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। तारे गैस और धूल के विशाल जो है कि बादलों से बनते हैं। तारे कैसे बनते हैं? तारे गैस और धूल के विशाल बादलों से बनते हैं। इन बादलों का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। और जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्थाएं सभी तारों के लिए समान होती है। सबसे पहले जो नेबुला होता है, गैस और धूल कण का विशाल बादल होता है जिसको नेबुला कहा जाता है। प्रोटोस्टार देखते हैं। प्रोटोस्टार गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस सिकुड़ती है, तापमान बढ़ता है और प्रोटोस्टार बनता है। उसके बाद मुख्य अनुक्रम तारा, मेन सीक्वेंस स्टार, नाभिकीय संलयन शुरू होता है और तारा स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो सबसे पहले निहारिका, फिर प्रोटोस्टार, फिर मुख्य जो अनुक्रम तारा है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कुछ विशेषताएं। तो कम जो द्रव्यमान वाले तारे, सूर्य जैसे तारे होते हैं। अधिक द्रव्यमान तारे, सूर्य से बहुत भारी तारे। तो जिसका द्रव्यमान कम होता है वह सूर्य जैसे तारे होते हैं और जिनका द्रव्यमान अधिक होता है वह सूर्य से बहुत भारी तारे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाल दानव जो रेड जायंट है। तो तारा फैलकर विशाल लाल दानव बनता है। तारा फैलकर विशाल लाल दानव बनता है। और यही ग्रही निहारिका, प्लेनेटरी जो नेबुला है, जो बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं, ग्रहिका निहारिका बनती हैं। जो बाहरी परतें होती हैं अंतरिक्ष में फैल जाती हैं वह ग्रहिका निहारिका बनती हैं। श्वेत बौना, व्हाइट ड्राफ्ट, केंद्र में बचा गर्म और घना कोर श्वेत बौना बन जाता है। जो केंद्र में बनता है घना और कोर वह श्वेत बौना बन जाता है। ब्लैक बौना देखते हैं। ब्लैक बौना, ब्लैक ड्राफ्ट, बहुत लंबे समय बाद श्वेत बौना ठंडा होकर ब्लैक बौना बनता है। सैद्धांतिक अवस्था यह होती है उसकी। लाल महादानव, रेड जो सुपर जायंट है, तो तारा अत्यधिक फैलकर लाल महादानव बनता है। वही देखते हैं सुपरनोवा, 5वें नंबर पर सुपरनोवा। तारे के जीवन के अंत में भीषण महाविस्फोट होता है, तब जाके सुपरनोवा का निर्माण होता है। वही देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो स्टार होते हैं अत्यधिक घना होता है, तीव्र अपसारी पिंड है। यह चमचम पदार्थ का द्रव्यमान अरबों टन के बराबर हो सकता है। यह जो एक चम्मच पदार्थ का द्रव्यमान होता है अरबों टन के बराबर हो सकता है। वही देखते हैं एक लास्ट है ब्लैक होल। ब्लैक होल, यदि अवशेष द्रव्यमान बहुत अधिक हो तो सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल बनता है। तो इतनी सारी चीजें हम सब ने जान लिया शुरुआत से लेकर लास्ट तक। अब देखते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या चीजें हमें जो है कि याद रखनी है। तो देखिए परीक्षा तथ्य, एग्जाम फैक्ट जो है तारे निहारिका से बनते हैं। मुख्य अनुक्रम, तारा स्थिर अवस्था में जो नाभिकीय संलयन करता है। कम द्रव्यमान वाले तारे जैसे श्वेत बौना बनाते हैं। अत्यधिक द्रव्यमान वाले तारे सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन तथा ब्लैक होल बनाते हैं। ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। जब ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है तो समझ लो प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है। तारों जितना अत्यधिक द्रव्यमान होगा उसका जीवन उतना ही छोटा होगा। अब यहाँ पे विशेष तथ्य देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट 1.44 जो है कि यम यानी सौर द्रव्यमान। यदि किसी तारे के अवशेष का द्रव्यमान 1.44
यम है तो कम हो तो वह श्वेत बौना व्हाइट ड्वार्फ बनता है। इससे अधिक हो तो श्वेत बौना नहीं बन सकता। आगे की परिस्थितियों के अनुसार न्यूट्रॉन या ब्लैक होल बन सकता है। समय के साथ तारे का आकार, तापमान, चमक और संरचना बदलती रहती है। तो इस तरीके से आप सब देख सकते हैं। तो देखिए सौर मंडल क्या होता है? तो सौर मंडल सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण से बंधे ग्रहों, उपग्रहों, बौने ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंडों और अन्य खगोलीय पिंडों का एक समूह है। सूर्य के सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित होता है। सूर्य जो होता है सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है और सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% भाग अकेले सूर्य में निहित होता है। अगर हम ग्रहों का क्रम देखें तो ग्रहों के क्रम को देखें हम सूर्य से दूरी के हिसाब से, तो सबसे पहले बुध आता है, देन शुक्र आएगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस और नेपच्यून देखे जाते हैं। और यहीं पर अगर हम आंतरिक ग्रहों की बात करें तो कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं, कुछ बाह्य ग्रह होते हैं। तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत हम देखते हैं तो आंतरिक ग्रह जिन्हें हम स्थलीय ग्रह कहते हैं, तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया। सूर्य के निकट होते हैं आंतरिक ग्रह, चट्टानी सतह के होते हैं, आकार अपेक्षाकृत इनका छोटा होता है, घनत्व अधिक होता है, वलय रिंग में नहीं पाए जाते हैं, उपग्रह कम या नहीं होते हैं। आंतरिक ग्रह की विशेषता है। और वहीं हम बाह्य ग्रह को देखें तो विशाल ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। बृहस्पति एवं शनि गैसीय विशाल ग्रह हैं। अरुण एवं वरुण जो है कि हिमी ग्रह है, आइस जेंट्स हैं और आकार इनका बहुत बड़ा होता है, घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। अनेक उपग्रह पाए जाते हैं बाह्य ग्रह के अंतर्गत और सभी में वलय पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह हम सब ने देख लिया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और सबसे लाल ग्रह जो है कि मंगल है। जीवन वाला ज्ञात एकमात्र ग्रह पृथ्वी है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है और तेज परिक्रमण बुध 88 दिन में करता है, सबसे धीमा परिक्रमण वरुण लगभग 165 वर्ष में करता है। अब यहाँ पर परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्या होती है? क्षुद्र घेरा एस्ट्रॉयड बेल्ट स्थित है। कैपर बेल्ट जो होता है, कैपर बेल्ट वरुण के बाहर स्थित है। आर्ट मेघ ऑल्टर जो क्लाउड है दीर्घ अवधि वाले धूमकेतुओं का प्रमुख स्रोत माना जाता है। वर्ष 2006 में IAU इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया था। प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर प्लूटो अब ग्रह नहीं बल्कि एक बौना ग्रह है। अब देखते हैं सौर मंडल के अंतर्गत जो है कि बुध और शुक्र को जो दो ग्रह हैं इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मरकरी को, फिर देखेंगे हम वेनस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं मरकरी। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, अत्यंत विरल जो बहिर्मंडल होता है लगभग वायुमंडल नहीं के बराबर होता है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, घूर्णन काल लगभग 59 दिन का होता है। दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर होता है। और जो बुध है उसके ग्रह है, जो बुध ग्रह है उसका जो है कि लगभग जो तापमान होता है दिन और रात के तापमान में डिफरेंस पाया जाता है अत्यधिक। और देखते हैं हम कि सतह पर अनेक क्रेटर यानी गड्ढे पाए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर होता है, आकार लगभग 4800 जो कि 89 किलोमीटर इसका व्यास होता है। कुछ प्रमुख अंतरिक्ष मिशन जो चलाए गए थे जैसे मैरिनर 10 हो गया, मैसेंजर हो गया और वेपी कोलंबो हो गया। तो ये कुछ मिशन चलाए गए थे बुध ग्रह से संबंधित। अब देखते हैं हम वेनस को देखते हैं, शुक्र को। तो शुक्र की क्या विशेषताएं हैं? तो शुक्र को देखते हैं। शुक्र जो है कि सूर्य से दूसरा ग्रह है और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, आकार द्रव्यमान में समान है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह घना वायुमंडल होता है लगभग 96%। और प्रबल ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो तापमान जो होता है लगभग 465 डिग्री सेल्सियस पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जो रेट्रोग्रेड रोटेशन होता है। और प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। परिक्रमण काल की बात करें तो लगभग 225 दिन का परिक्रमण काल होता है। और वहीं आयाम की बात करें तो लगभग 12,104 किलोमीटर इनका व्यास होता है। प्रमुख अंतरिक्ष मिशन जो हैं मैगेलन हो गए, वेनस एक्सप्रेस हो गया और अकात्सुकी हो गया।
तो ये कुछ अंतरिक्ष मिशन चलाए गए थे शुक्र से संबंधित। अब कुछ परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं इनको हम देख लेते हैं। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध होता है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, प्राकृतिक उपग्रह इसके नहीं होते हैं, सबसे तेज परिक्रमण करने वाला ग्रह होता है जो मात्र 88 दिन में कर लेता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पश्चिम से जो पूरब से पश्चिम वाला ग्रह होता है मॉर्निंग स्टार, जिसे इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अब अगला ग्रह देखते हैं हम। अब देखते हैं पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी और मंगल जो ग्रह हैं इनके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ की बात करें तो अर्थ सूर्य से तीसरा ग्रह है, जीवन वाला ज्ञात एकमात्र ग्रह है और इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, यानी कि नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि लगभग 71% जल से आच्छादित है। 71% भाग पर इसके जल उपस्थित है। कुछ विशेषताओं की बात करें तो यह प्राकृतिक उपग्रह है। इसका प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। परिक्रमण काल देखें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगता है, 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 सही 1/4 दिन लगता है। घूर्णन काल की बात करें नाक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। सौर दिवस की बात करें तो लगभग 24 घंटे 24 घंटे। आकार ध्रुवों पर चपटी एवं विषुवत रेखा पर उभरी हुई ओबलेट स्फेरॉयड होती है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन उपस्थित होता है 78.08%, ऑक्सीजन जो होता है 20.95%, ऑर्गन होता है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है लगभग 0.04%, अन्य गैसें लगभग 0.00% होती हैं। पृथ्वी का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र सौर विकिरण से रक्षा करता है। पृथ्वी की आयु लगभग जो होती है 4.54 अरब वर्ष मानी जाती है। अब यहाँ पे परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं इनको देख लेते हैं। पृथ्वी से संबंधित जीवन वाला ज्ञात एकमात्र ग्रह पृथ्वी है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। जल से ढका हुआ भाग लगभग जो है कि 71% है। मार्स की बात करें तो अगला ग्रह जो मंगल है, मंगल का परिचय देखें तो हम सूर्य से चौथा ग्रह है। लाल ग्रह कहा जाता है, इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड उपस्थित होता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से यह लाल होता है। प्रमुख विशेषताएं देखते हैं इसकी तो प्राकृतिक उपग्रह फोबोस एवं डिमोस है 2। परिक्रमण काल इसका लगभग 687 दिन होता है। घूर्णन काल 24 घंटे 37 मिनट। वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। आगे देखते हैं हम और जो ओलंपस मॉन्स सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो बैलेंस मरीनेरिस सौर मंडल की सबसे बड़ी कैनियन घाटी प्रणालियों में से एक है। प्रमुख अंतरिक्ष मिशन की बात करें तो मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान इसरो द्वारा 2013 में छोड़ा गया था। उसके बाद जो क्यूरियोसिटी रोवर नासा द्वारा 2011 में प्रक्षेपण और प्रिजर्वेशन रोवर नासा 2021 में लैंडिंग कराया गया था। तो देखिए कुछ मंगल ग्रह से संबंधित जो कि करंट की चीज़ें हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम अपडेट नहीं कर पाए, लेकिन आप सब कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा मंगल ग्रह से संबंधित कितने सारे मिशन चलाए गए और कितने सफल हुए हैं अभी तक। अब अगला ग्रह देखते हैं हम बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जुपिटर बृहस्पति। तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे देवताओं का गुरु कहा जाता है। यह एक गैसीय दानव ग्रह है। अगर स्थिति देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार तो 5वां है और औसत दूरी इसकी 77.8 करोड़ किलोमीटर है। आकार देखें तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से लगभग 11 गुना इसका व्यास बड़ा है। अगला देखते हैं गठन है मुख्यतः हाइड्रोजन से इसका भाग बना है 90% और हीलियम जो है कि 10% बना है। तापमान की बात करें तो ऊपरी वायुमंडल में लगभग 145 डिग्री सेल्सियस और घूर्णन काल की बात करें तो लगभग 9 घंटे 56 मिनट, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है। परिक्रमण काल की बात करें तो लगभग 11.86 वर्ष लग गए। उपग्रह 95 से अधिक है। मौखिक 4 हैं जैसे गैलीमिड, कैलिस्टो, आयो, यूरोपा, ये इसके कुछ जो है कि उपग्रह हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम जो बृहस्पति ग्रह जुपिटर की। तो इस पर महान लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है। यह एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से
चल रहा है। इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है। यह सूर्य का छोटा सा तारा बनने की तरह कार्य करता है, जो सौर मंडल की रक्षा करने में सहायक है। इसके महत्व की बात करें तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल के छोटे ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंडों को अपनी ओर खींचकर पृथ्वी की रक्षा करता है। निष्कर्ष की बात करें, इसके निष्कर्ष बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं शनि, सैटर्न। सैटर्न यह सौर मंडल का छठा ग्रह है। इसे न्याय का देवता कहा जाता है। यह भी गैसीय दानव ग्रह है। स्थिति देखिए सूर्य के दूरी के अनुसार तो छठा ग्रह है। औसत दूरी लगभग 142.7 करोड़ किलोमीटर है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना व्यास है। गठन मुख्यतः देखें तो हाइड्रोजन 96% है, हीलियम 3% से बना हुआ है। अगला देखते हैं तापमान की बात करें तो ऊपरी वायुमंडल में लगभग 178 डिग्री सेल्सियस तापमान है। घूर्णन काल की बात करें तो 10 घंटे 33 मिनट लगते हैं। परिक्रमण काल जो है कि 29.46 वर्ष है और उपग्रह 146 से अधिक है। मुख्य देखते हैं तो टाइटन, रिया, आइपेटस, डियोन और थेमिस हैं इत्यादि मुख्य हैं। अब विशेषताएं की बात करते हैं हम। जो शनि ग्रह है उसकी विशेषता की बात करें तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है इसके चारों ओर मौजूद वलय रिंग्स है और ये वलय बर्फ के कणों, चट्टानी टुकड़ों और धूल के कणों से बने होते हैं। इसका घनत्व पानी से भी कम है, अर्थात यह पानी पर तैर सकता है। सैद्धांतिक रूप से इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसके महत्व की बात करें तो शनि के वलय यानी सौर मंडल की सबसे सुंदर और विशिष्ट संरचना है, जो इसे अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसके अब दोनों ग्रहों की महत्व की बात करें तो देखते हैं हम। जो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली ग्रह है, जबकि शनि अपने में सुंदर वलयों के लिए प्रसिद्ध है। दोनों ही गैसीय दानव ग्रह हैं। सौर मंडल की गति एवं संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं। अब हम बात करते हैं अरुण और वरुण, नेपच्यून यानी कि यूरेनस और नेपच्यून की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरेनस को, उसके बाद देखते हैं नेपच्यून को। तो यूरेनस जो होता है अरुण ग्रह, सौर मंडल का 7वां ग्रह है। इसे अरुण ग्रह भी कहते हैं। यह एक बर्फीला गैसीय दानव ग्रह है। अगर हम दूरी देखें, स्थिति जो सूर्य से दूरी है 7वां ग्रह है। औसत दूरी लगभग 2871 मिलियन किलोमीटर है। आकार की बात करें तो पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। व्यास लगभग 50,724 किलोमीटर है। गठन देखें तो बर्फीला गैसीय दानव ग्रह है। इसके वायुमंडल को देखें तो इसका वायुमंडल कैसे बना है, मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना है। मीथेन के कारण इसका रंग नीला हरा दिखाई देता है। तापमान ऊपरी वायुमंडल में लगभग 214 डिग्री सेल्सियस होता है। एक घूर्णन की बात करें एक दिन की तो लगभग 17 घंटे 14 मिनट सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है। परिक्रमण काल की बात करें तो लगभग 84 वर्ष लगते हैं। उपग्रह 27 ज्ञात उपग्रह है। मुख्य जो है इसमें हाइटेनिया, ओबेरॉन, ओयल, अब्रियल, मिरांडा, ये इतने कुछ इसके जो मुख्य उपग्रह हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता देखते हैं तो 98 डिग्री के झुकाव पर घूमता है, इसीलिए यह लगभग लेटे हुए घूमता है। इसका अच्छी झुकाव सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। यह ठंडा ग्रह है और इसमें बहुत कम आंतरिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके चारों ओर पतले अंधेरे रंग के वलय पाए जाते हैं। इसके महत्व को देखें तो यह सौर मंडल की विविधता और ग्रहों के निर्माण की समझ में सहायक है। इसके अध्ययन में बर्फीले गैसीय दानव ग्रहों की जानकारी मिलती है। निष्कर्ष की बात करें दोनों को तो पहले हम अगला जो ग्रह देख लेते हैं, उसके बाद हम दोनों का निष्कर्ष एक साथ देखेंगे। अब हम देखते हैं, आप सभी के सामने है वरुण ग्रह, जिन्हें हम नेपच्यून कहते हैं। यह सौर मंडल का 8वां ग्रह है। इसे वरुण ग्रह भी कहते हैं। यह एक बर्फीला गैसीय दानव ग्रह है। अगर इसकी स्थिति देखें सूर्य से दूरी के अनुसार तो यह 8वां ग्रह है। औसत दूरी लगभग 4,495 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से लगभग 3.9 गुना बड़ा है। व्यास लगभग 49,244 किलोमीटर है। गठन देखें तो बर्फीला गैसीय दानव है। वायुमंडल की बात करें तो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस से बना है। मीथेन के कारण इसका रंग गहरा नीला दिखाई देता है। और घूर्णन की बात करें, एक घूर्णन दिन लगभग 16 घंटे जो कि 6 मिनट। परिक्रमण काल की बात करें तो लगभग 165 वर्ष। उपग्रह की बात करें तो 14 ज्ञात उपग्रह मुख्य, जिसे हम ट्राइटन कहते हैं। अब हम विशेषता की बात करते हैं दोनों ग्रहों की, यूरेनस और नेपच्यून की। तो यहाँ पे महत्व की बात करते हैं। इसका पहले हम विशेषता देख लेते हैं। जो यूरेनस, जो यहाँ पे नेपच्यून है, यह ग्रह बहुत तेज हवाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती हैं। सौर मंडल में सबसे तेज होती हैं।
इस पर डार्क स्पॉट हैं, गहरे धब्बे देखे जाते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन है जो विपरीत दिशा में प्रतिगामी परिक्रमा करता है। यह ग्रह बहुत बड़ा और अत्यंत दूर स्थित है। और इसकी महत्व की बात करते हैं तो यह ग्रह सौर मंडल की बाहरी सीमाओं और संरचना को समझने में महत्वपूर्ण है। ट्राइटन पर बर्फ और नाइट्रोजन के रूप में मिलते हैं जो जीवन की संभावना के अध्ययन में सहायक हो सकते हैं। अरुण और वरुण दोनों बर्फीले गैसीय दानव ग्रह हैं जो सौर मंडल के बाहरी भाग में स्थित है। इनका अध्ययन हमें ग्रहों की उत्पत्ति, संरचना, सौर मंडल की व्यापक समझ विकसित करने में सहायता करता है। अब देखते हैं, यहाँ से शुरू होता है बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह। बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह, तो यहाँ पर है सबसे पहले हम देखते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह कौन से ग्रह होते हैं? बौने ग्रह, तो बौने ग्रह वे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं पर गोल आकार में होते हैं, परंतु उन्होंने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र साफ नहीं किया होता है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा 2006 में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी। IAU के अनुसार बौने ग्रहों की 3 शर्तें होती है। सूर्य की परिक्रमा करता हो, इसका द्रव्यमान इतना हो कि यह लगभग गोलाकार यानी हाइड्रोस्टैटिक संतुलन हो, और इसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं किया हो। तो ये कुछ बौने ग्रह के जो है कि विशेषताएं हो गई, और इनकी मान्यता के लिए 3 चीज़ें जरूर आवश्यक होती हैं, 3 शर्तें बहुत आवश्यक होती हैं। तो देखिए प्रमुख जो बौने ग्रह हैं कौन कौन से हैं। प्लूटो देखते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं 1930 में इसकी खोज हुई। स्थान था काइपर बेल्ट। सबसे पहले खोजा गया बौना ग्रह है। इसका चंद्रमा कैरोन है, आकार में बहुत बड़ा है और 1 वर्ष जो इसका पृथ्वी वर्ष होता है। जो हयूमिया जो होता है 2004 में खोजा गया एक बौना ग्रह था, और यह स्थान कक्षा था इसका काइपर बेल्ट। अंडाकार जो कि आकार है इसका बौना ग्रह होता है, बहुत तेज गति से घूमता है, लगभग 4 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसके 4 चंद्रमा हैं। माके जो माके है या मेक है, 2005 में इसकी खोज की गई, और काइपर बेल्ट में सतह पर मेथेन और एथेन बर्फ पाई जाती है। इसका एक चंद्रमा है MK2 यस 2015। तो यह इसका जो है कि कुछ नाम है, आप सब देख लीजिएगा। और एरिस देखते हैं। एरिस देखते हैं 2005 स्कैडर डिस्क प्लूटो से भी अधिक आकार में है। इसका चंद्रमा हाइसेनोमिया है। और सेरेस देखते हैं 1801 क्षुद्र बेल्ट और मंगल एवं पृथ्वी के बीच यह बौना ग्रह है, और क्षुद्र ग्रह दोनों श्रेणियों से जुड़ा है। इसमें पानी की बर्फ होने के प्रमाण मिले हैं। महत्व की बात करें तो बौने ग्रह सौर मंडल की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करते हैं। ये सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों की संरचना और रासायनिक संरचना की जानकारी देते हैं। आगे देखते हैं हम एस्ट्रोनॉइड जो क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले होते हैं, धात्विक पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और अधिकांशतः मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। इसका आकार कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट की बात करें तो यह मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। इसमें लाखों क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरीज है, और बेल्ट की द्रव्यमान चंद्रमा से भी कम है। तो यहाँ पे देखिए क्षुद्र ग्रह बेल्ट, यहाँ पे मंगल हो गया, यहाँ बृहस्पति हो गया, यही जो बेल्ट है इनका। और कुछ प्रमुख क्षुद्र ग्रह हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे सीरीज हो गया, यह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह और अब बौना ग्रह माना जाता है। कैलाश हो गया दूसरा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। वेस्टा चमकीला क्षुद्र ग्रह है, प्राचीन ज्वालामुखी क्रियाओं के प्रमाण मिलते हैं। हाइजीनिया चौथा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। इकोनॉमिया 243 ईडा, इस पर छोटा उपग्रह जो कि डैकिटिल पाया जाता है। क्षुद्र ग्रहों का महत्व की बात करें, क्षुद्र ग्रहों के महत्व की बात करें हम, तो ये सौर मंडल के प्रारंभिक पिंडों के अवशेष हैं। इनसे हमें सौर मंडल की रचना और रासायनिक संरचना की जानकारी मिलती है। क्षुद्र ग्रह कुछ क्षुद्र ग्रहों में जल और जैविक अणु पाए जाते हैं जो जीवन की उत्पत्ति के अध्ययन में सहायक हैं। भविष्य में आंतरिक मिशनों के लिए संसाधन जैसे धातु, जल, खनिज के स्रोत हो सकते हैं। वैज्ञानिक मिशन की बात करें तो नासा का मिशन डाउन सीरीज और वेस्टा का अध्ययन होता है। जाक्सा का मिशन है हायाबुसा। क्षुद्र ग्रह जो इटोकावा के नमूने लाया था, और सीरीज मिशन है क्षुद्र ग्रह जैसे बेनु के नमूने एकत्रित किए गए थे।
अब हम निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष को देखें तो बौने ग्रह सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करते हैं। वहीं ये सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में संरचना और रासायनिक संरचना की जानकारी देते हैं। और कुछ वैज्ञानिक मिशन की बात करें तो सॉरी निष्कर्ष की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे कि बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह सौर मंडल की विविधता को दर्शाते हैं। ये हमें सौर मंडल की उत्पत्ति, संरचना और विकास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसका अध्ययन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों और ग्रह अन्वेषण के लिए अत्यंत उपयोगी है। हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका धूमकेतु और उल्काएं। धूमकेतु और उल्काएं, कॉमेट्स और उल्काएं यानी मेट्रोर्स। तो धूमकेतु जो होते हैं, धूमकेतु बर्फ, धूल, गैस और चट्टानी पदार्थों से बने खगोलीय पिंड होते हैं। ये सूर्य की दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करते हैं। सूर्य के निकट आने पर इनकी कोमा तथा पूंछ टेल बनती है। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है, सौर पवन के कारण। अधिकांशतः धूमकेतु काइपर बेल्ट या उर्ट मेघ से आते हैं। काइपर बेल्ट और उर्ट मेघ से आते हैं, जिनको हम अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धूमकेतुओं के स्रोत कौन कौन से हैं, देखते हैं हम सब। धूमकेतुओं के स्रोत तो काइपर बेल्ट हो गया, लघु अवधि शॉर्ट पीरियड धूमकेतुओं का प्रमुख स्रोत। ऊट मेघ ऑर्ट क्लाउड दीर्घ अवधि लॉन्ग पीरियड धूमकेतुओं का प्रमुख स्रोत है। ऊट जो मेघ है और काइपर बेल्ट है, जिनको हम अभी अगले टॉपिक में देखेंगे। प्रमुख धूमकेतु कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हैली, जो लगभग 76 वर्ष में दिखाई देता है। हेलबॉप अत्यधिक चमकीला धूमकेतु है और यहाँ पे न्यू वाइज 2020 में एक दिखाई दिया था। और वैज्ञानिक मिशन कुछ चलाए गए हैं धूमकेतु हेतु। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज। सबसे बड़ा यहाँ पे ईएसए रोसेटा रोसेटा धूमकेतु 67P का अध्ययन किया। डीप इम्पैक्ट नासा द्वारा, जो कि धूमकेतु टेपल 1 का अध्ययन किया। स्टार डस्ट नासा द्वारा धूमकेतु से धूल नमूने को लेकर आया गया था। और यहीं पे हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देख ले प्रीलिम्स फैक्ट के लिए, तो सीरीज सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह तथा बौना ग्रह है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। प्लूटो जो यूमेना और मेकमेक जो काइपर बेल्ट के बौने ग्रह हैं। इरिस स्कैटर्ड डिस्क में स्थित बौना ग्रह है। धूमकेतुओं को कभी भी जो है कि डर्टी स्नो बाल भी कहा जाता है, डर्टी स्नो बाल भी कहा जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं उल्काखंड, उल्कापिंड, उल्का और उल्कापिंड, तीनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। उल्काखंड, उल्का और उल्कापिंड, नाम इनका देखते हैं, अर्थ देखते हैं और इनकी स्थिति क्या है। तो उल्काखंड की बात करें तो इसकी स्थिति अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष में छोटा या चट्टानी धात्विक पिंड है। उल्का की बात करें तो वायुमंडल में प्रवेश कर जलता हुआ पिंड है, टूटता हुआ तारा जिसे कहते हैं वायुमंडल में। और उल्का पिंड जो भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए, वह जो होता है आपका उल्का पिंड होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं उल्का वर्षा यानी मेटोर सौर। जब किसी धूमकेतु द्वारा छोड़े गए धूल के कणों से गुजरती है, तब उल्का वर्षा होती है। उदाहरण के देखें तो आमतौर पर अगस्त में और नवंबर में होती है लियोनिड्स, और जिमिनिड्स दिसंबर में होती है। तो ये कुछ उदाहरण है इसके। और उल्का वर्षा बनने की प्रक्रिया क्या होती है, आपका धूल कण हो गया, पृथ्वी की कक्षा हो गई। जब पृथ्वी इस धूल के कणों से गुजरती है, तब उल्का जो है कि वर्षा होती है। आगे देखते हैं हम। महत्व की बात करें तो सौर मंडल की उत्पत्ति एवं विकास को समझने में सहायक है। प्रारंभिक सौर मंडलीय पदार्थों की जानकारी मिलती है इनसे। जल एवं कार्बनिक पदार्थों के अध्ययन में सहायक है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से जुड़े अध्ययन में मददगार है। अंतरिक्ष अभियानों एवं वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो धूमकेतु उर्फ गैस और धूल से बने हैं, जबकि उल्का छोटे चट्टानी या धात्विक पिंडों से संबंधित है। इनके अध्ययन से सौर मंडल की संरचना, उत्पत्ति और विकास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यह पॉइंट छूट गया था, इसको पहले होना चाहिए था, हालांकि हम अभी देख लेते हैं। काइपर बेल्ट
काइपर बेल्ट, इसका परिचय देखते हैं। तो काइपर बेल्ट जो होते हैं बर्फीलो पिंडों और बोनो ग्रहों तथा अन्य ट्रांस नेपच्यून पिंडों का एक चक्राकार क्षेत्र है जो नेपच्यून के पार स्थित है। स्थान की बात करें तो नेपच्यून के ग्रह के पार लगभग 30 एयू से लेकर 50 एयू की दूरी पर स्थित होते हैं। एक एयू बराबर होता है पृथ्वी सूर्य की औसत दूरी जो 15 करोड़ किलोमीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसकी संरचना की बात करें तो यह क्षेत्र चपटी डिस्क के आकार की संरचना है। इसके पिंड मुख्यतः बर्फ, जल, मीथेन तथा अमोनिया तथा चट्टानों के पदार्थ से बने हैं। प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होता है। इस क्षेत्र में पिंडों की परिक्रमण अवधि सामान्यतः लगभग 200 से 500 वर्ष होती है। यहाँ के पिंड छोटे, ठंडे तथा अंधकारमय होते हैं। यह ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स का प्रमुख क्षेत्र है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे काइपर बेल्ट का स्थान सरल चित्रित दिया गया है। जैसे यहाँ पे आपका सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और यहाँ पे काइपर बेल्ट हो गया। काइपर बेल्ट 30 एयू से 50 एयू नेपच्यून के पार। प्रीलिम्स फैक्ट देख लेते हैं। तो काइपर बेल्ट की खोज हुई थी 1992 में डेविड जेविट के द्वारा एवं जाने ल्यूक ने, और प्रथम काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट की खोज की। और प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया गया था 2006 में। काइपर बेल्ट की दूरी लगभग 30 एयू से लेकर 50 एयू तक है। काइपर बेल्ट की संरचना की बात करें तो चपटी डिस्क के आकार की है। काइपर बेल्ट के प्रमुख बौने ग्रह प्लूटो, ह्यूमिना, मेकमेक, इरिस स्कैटर डिस्क में है, सदस्य नहीं है। काइपर बेल्ट अल्पावधि जो होती है धूमकेतुओं का प्रमुख स्रोत है। निष्कर्ष की बात करें तो काइपर बेल्ट बर्फीले बौने जो है कि ग्रहों तथा ट्रांस नेपच्यून पिंडों का चक्राकार क्षेत्र है। यह नेपच्यून के पार 30 एयू से लेकर 50 एयू की दूरी पर स्थित होता है। यह अल्पावधि धूमकेतुओं का मुख्य स्रोत है। यह सौर मंडल के निर्माण, संरचना और विकास को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। काइपर बेल्ट को ट्रांस जो है कि नेपट्यूनियन रीजन का प्रमुख भाग माना जाता है। और यहाँ पे कुछ बौने ग्रह जैसा कि आप सबने देख लिया, अब हम इनके महत्व की बात करते हैं। अल्प अवधि धूमकेतुओं का प्रमुख स्रोत है। यह सौर मंडल के निर्माण तथा विकास और प्रारंभिक सौर मंडल पदार्थों के अध्ययन में सहायक होते हैं। यहाँ के पिंड ग्रहों की उत्पत्ति और प्रारंभिक सौर मंडल की जानकारी प्रदान करते हैं। नेपच्यून के बाहर स्थित ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स का प्रमुख क्षेत्र है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, उर्ट मेघ। उर्ट मेघ उर्ट मेघ यानी उर्ट क्लाउड। तो उर्ट मेघ जो होते हैं सूर्य के चारों ओर स्थित अरबों बर्फीले पिंडों का इस विशाल गोलाकार क्षेत्र है, जिसे दीर्घावधि लॉन्ग पीरियड धूमकेतुओं का संभावित क्षेत्र माना जाता है। यह सौर मंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। यह नेपच्यून की कक्षा के बहुत दूर स्थित है। यह दूरी लगभग जो है कि 2000 से लेकर के 1 लाख या उससे अधिक मानी जाती है। एक यू बराबर होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसके संरचना की बात करें तो उर्ट में गोलाकार आकार का है जो सौर मंडल के चारों ओर घेरे हुए है। इसमें अरबों बर्फीले पिंड, धूलकण तथा चट्टानी टुकड़े पाए जाते हैं। यह 2 भागों में बांटा है। जो आंतरिक उर्ट मेघ है लगभग 2000 से लेकर 20,000 एयू तक, और बाह्य उर्ट मेघ जो होता है 20,000 एयू से लेकर लगभग 1 लाख एयू तक या उससे अधिक तक विस्तारित होता है। और प्रमुख विशेषताओं को देखें तो प्रमुख विशेषताओं में देखते हैं, सूर्य के अत्यंत जो है कि दूर है, बहुत कम घनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ के पिंडों बहुत धीमी गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। निकटवर्ती तारों या मिल्की वे के ज्वारीय गुरुत्वीय प्रभाव के कारण कभी कभी गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। इन प्रभाव के कारण पिंडों की कक्षाएं विचलित होकर सूर्य की ओर आती हैं और धूमकेतुओं के रूप में दिखाई देती हैं। ये पिंड बहुत ठंडे होते हैं। तापमान लगभग -200 डिग्री सेल्सियस होता है। यह दीर्घ अवधि धूमकेतुओं का प्रमुख स्रोत है। दीर्घ अवधि धूमकेतुओं का स्रोत, जब उर्ट मेघ के पिंडों की कक्षाएं विचलित होती हैं तो वे सूर्य के निकट आते हैं और धूमकेतुओं के रूप में दिखाई देते हैं। इन धूमकेतुओं की परिक्रमण अवधि 200 वर्ष से अधिक होती है। महत्व की बात करें
तो सौर मंडल के प्रारंभिक निर्माण एवं विकास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार दीर्घ अवधि धूमकेतुओं ने पृथ्वी पर जल एवं कार्बनिक जो है कि अणुओं के आगमन में योगदान हो सकता है। बाहरी गुरुत्वीय प्रभावों एवं सौर मंडल की गतिशीलता को समझने में सहायक है। धूमकेतुओं की उत्पत्ति एवं विकास के अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र है। अब यहाँ पे संरचना की बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं संरचना हम। उट मेघ की संरचना एक सरल चित्र दिया गया है। नेपच्यून की कक्षा यहाँ पे है, 30 एयू है। और यहाँ पे देखते हैं हम अंतरिक्ष जो उट मेघ होते हैं, 20,000 सॉरी 2000 से लेकर 20,000 एयू तक। बाह्य जो होते हैं 20,000 से लेकर 1 लाख एयू तक। और उट मेघ कुल विस्तार जो होता है 20,000 एयू से लेकर हाँ 2000 एयू से लेकर के 1 लाख एयू तक होता है। और ये ऊंट मेघ का एक परिकल्पित क्षेत्र है। इसका प्रत्यक्ष अवलोकन अभी तक नहीं हुआ है। इसका अस्तित्व मुख्यतः दीर्घ अवधि धूमकेतुओं के कक्षाओं में अध्ययन के आधार पर प्रस्तावित किया जा सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो जो ऊंट मेघ है सौर मंडल का सबसे बाहरी गोलाकार अत्यंत विरल क्षेत्र है। यह दीर्घ अवधि धूमकेतुओं का प्रमुख स्रोत है। निकटवर्ती तारे मिल्की वे के गुरुत्वीय प्रभावों से पिंडों की कक्षाएं विचलित होकर सूर्य की ओर आती हैं। यह सौर मंडल के निर्माण, विकास और पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र अभी भी वैज्ञानिक के लिए शोध का एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ पे परीक्षा के दृष्टि से तथ्य दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा। आज के टॉपिक का हमारा जो आज के चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर खगोलीय दूरियों को मापने की एक इकाई है। यह वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात यानी शून्य में 1 वर्ष तय करता है। यह दूरी अत्यंत अधिक होने के कारण इसका उपयोग तारों, आकाश गंगाओं तथा ब्रह्मांडीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है, प्रकाश वर्ष का उपयोग। और यहाँ पे प्रकाश वर्ष की गति को देखें तो प्रकाश वर्ष की गति जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 66 यानी एक वर्ष में जो होता है प्रकाश की गति गुणे एक वर्ष में कुल सेकंड। तो इतने सेकंड होते हैं तो जाके ये बनता है 9.461 गुणे 10 पावर 12 किलोमीटर लगभग। कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण भी हैं प्रकाश वर्ग के, हम देख लेते हैं। जैसे एक वर्ष में होता है 9.461 गुणे 10 पावर 12 किलोमीटर मूल इकाई है इसकी। और एक प्रकाश वर्ष में 9.461 गुणे 10 पावर 15 एक किलोमीटर में होता है 1,000 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो 63,241 खगोलीय इकाई एयू। तो एक यू में होता है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो 3.26 प्रकाश वर्ष पारसिक। एक पारसिक बराबर होता है लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष। और यहाँ पे प्रकाश वर्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसको देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? ब्रह्मांड में दूरियां इतनी अधिक होती हैं कि उन्हें किलोमीटर या मीटर में व्यक्त करना कठिन होता है। इसीलिए खगोलविद प्रकाश वर्ष इकाई का उपयोग करते हैं। यह आकाशगंगाओं, तारों, ब्रह्मांडीय पिंडों के बीच विशाल दूरियों को सरलता से व्यक्त करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो सूर्य से निकटतम तारा प्रैक्सिमा जो सेटारी की दूरी लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का व्यास लगभग जो है कि 1 लाख प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष से दूसरी आकाशगंगा की दूरी करोड़ों प्रकाश वर्ष होती है। अब यहाँ पे समझने के लिए चित्र दिया गया है। सूर्य देखिए एक प्रकाश वर्ष में तय की गई दूरी और एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू एक प्रकाश वर्ष। यहाँ पे पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, परंतु एक वर्ष में वह जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इनको आप सब देख लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से है। प्रकाश वर्ष और वर्ष दूरी विशाल खगोलीय मापने का एक सरल आसान तरीका है। ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। ब्रह्मांड का व्यास जो है 93 अरब प्रकाश वर्ष आंका गया है। आकाशगंगा हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, लगभग दूर है। तो यह चैप्टर यही समाप्त होता है।
तो दोस्तों आज हमने ब्रह्मांड एवं सौर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मांड की संरचना से लेकर सौर मंडल, सूर्य, ग्रहों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण धारणाओं को समझा। उम्मीद है कि अब आपको यह पूरा विषय एक स्पष्ट क्रम में समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यही समाप्त समाप्त होती है। आप सभी आज पढ़ाए गए टॉपिक्स का एक बार रिवीजन जरूर करें और जो भी पॉइंट महत्वपूर्ण लगे उन्हें अपने नोट में जरूर मार्क कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में भूगोल के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिए। सुबह आईएएस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, चैप्टर 2।